Hello students, this is class 6, lesson number 4 of civics, elements of democracy. So इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि जो हम डेमोक्रेसी पढ़ते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी मीन्स कि भाई जो गवर्नमेंट है वो हम इलेक्ट करते हैं, लोगों की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, लोगों के हाथ में पावर होती है, अल्टीमेट पावर होती है बेसिकली, है ना। तो भाई उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, उसकी क्या क्या खासियत होती है जो डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्पेशल बनाती है डेमोक्रेसी में, और क्या क्या चीज़ें होती हैं। छोटा सा चैप्टर है, अच्छी तरह इसको पढ़ेंगे, अच्छे से इसको समझते हैं, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज द पार्टिसिपेशन, ठीक है। पार्टिसिपेशन मीन्स भाई हमें अच्छे से पता है, फर्स्ट थिंग को एक साथ ही समझेंगे, हमें अच्छे से पता है कि डेमोक्रेसी क्या कहती है। इफ़ यू आर 18+, ठीक है, अगर आप 18+ हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो, यानी आप डेमोक्रेसी में पार्ट ले सकते हो। आप अपने देश की, अपने नेशन की, आप अपने कंट्री की गवर्नमेंट को चुनने में इक्वल पार्टिसिपेशन कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, ठीक है। अब लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंडर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि मैंने बताया आपको राइट देता है कि 18+ हो आप तो क्या कर सकते हो, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हो और इसका एक हिस्सा बन सकते हो। डेमोक्रेसी का सबसे खास एलिमेंट हेरिडिटरी नहीं है, हेरिडिटरी नहीं है, इट मीन्स ऐसा नहीं है कि एक मिनिस्टर की डेथ हुई है, एक मिनिस्टर अपने पोस्ट से हटा तो उसका बेटा नया मिनिस्टर बन लाइक किंग्स के समय होता था, हेरिडिटरी रूल चलता था, राजा के बाद भाई बेटा जो भी है वो क्या अगला राजा बन जाता था। बट ये हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है, हर 5 ईयर्स में इलेक्शन होंगे, उसमें इलेक्ट किया जाएगा। अगर आप चुने गए, लोगों ने आपको सपोर्ट किया, हाईएस्ट वोट मिले, तो आप अपनी गवर्नमेंट बना पाओगे, आप गवर्नमेंट का एक पार्ट बन पाओगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द वोट्स गिवन बाय द पीपल, ओके, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द हेरिडिटरी, ओके। तो बेसिकली इस तरह से क्या होता है, जो डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है, पार्टिसिपेशन। सबको इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है। आप एज अ मिनिस्टर, एज अ कैंडिडेट, ठीक है, या फिर एज अ सिटीजन, ठीक है, आप वोट कर भी सकते हो और वोट लेने के लिए भी स्टैंड कर सकते हो अगर आप चाहो तो इक्वल पार्टिसिपेशन सबको वहाँ पे दिया जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। द थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है कि अब लोगों ने आपको चुन तो लिया, ठीक है, पर क्या आप अकाउंटेबल हो, ठीक है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, क्या आप उनके लिए काम कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड द अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है, प्रोग्राम बनाती है, ठीक है, वो किसको, हर सेक्शन को देखते हुए बनाती है, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, अलग अलग बेसिस पे हमें हर जगह पे डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट का मेन वर्क क्या होता है कि भाई अलग अलग टाइम पे टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स लाना, चेंजेस लाना, ताकि हर सेक्शन के लोगों को इक्वल राइट्स मिल सकें, इक्वल फील हो सके, डेमोक्रेसी में इक्वल पावर मिल सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, और सब चीज़ें उनको अच्छे से मिले ताकि वो भी डेवलप कर पाएँ, ठीक है। उनकी नीड्स और एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट का अकाउंटेबल होना जरूरी है, और वो किस में होता है, बेसिकली डेमोक्रेसी में होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। पावर को चेक करना, चेक मीन्स हियर कंट्रोल करना, तो पावर को कंट्रोल करके रखना और उसको बैलेंस करके रखना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द चेक एंड बैलेंसेस। सो बेसिकली चेक्स एंड बैलेंसेस में किस तरह से जो पूरा मैनेजमेंट है वो किया जाता है, लेट अस सी। वे चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए हमने 3 पार्ट्स डिवाइड कर दिए हैं, लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, ठीक है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में क्या करा जाता है, पावर को डिवाइड करके, ताकि कोई भी गवर्नमेंट की एक ही ऑर्गन पर्टिकुलर सारी पावर को यूज़ ना कर पाए। सो दैट्स वाई हम इसको क्या करते हैं, डिविडेशन कर देते हैं पावर का। सो लेजिस्लेचर का वर्क है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है अगर वो लॉ सही लगती है तो उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट करना, और देन जुडिशरी का काम है जो उस लॉ को फॉलो ना करे, ठीक है, तो उसको पनिश करना, बेसिकली है ना, उसको पनिशमेंट देना, ठीक है, लॉस को फॉलो करवाना। तो सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे, अगर जुडिशरी कुछ गलत करती है तो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव पे क्या कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं उनके पोस्ट से। और सिमिलरली अगर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में कोई भी एमएलए, कोई भी एमपी, कोई भी जो पर्सन होता है वो बेसिकली अगर कुछ गलत करता है इन बॉडीज में, तो जुडिशरी के पास पावर है इनको हटाने की, ठीक है। हमारे कंट्री में चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम ऐसा है कि चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, पावर या रूल्स हम कहें तो वो सबके लिए सेम है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो अप्लाई होती है। एंड द सेकंड ऑफ ऑल थिंग इज कि भाई जो हमारा ये पूरा सिस्टम चलता है कुछ इस तरह से चलता है कि एग्जीक्यूटिव के हेड, ठीक है, नॉमिनल हेड, ठीक है, वो तो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट, ओके। नॉमिनल हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, लेकिन जो एक्चुअल हेड माने जाते हैं तो एक्चुअल हेड हम मानते हैं प्राइम मिनिस्टर को। इट मीन्स जो लॉज को इम्प्लीमेंट करना है तो भाई बिना प्राइम मिनिस्टर के कंसेंट के
जो प्रेसिडेंट है वो लॉज को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबके पास अपनी कुछ पावर होती हैं जो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ चलती हैं, ठीक है। यूँ ब्लाइंड फोल्डेडली किसी को भी कोई भी पावर नहीं दी जाती, चाहे वो जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एनीवन, ठीक है। तो सब लोगों में पावर कुछ इस तरह से डिवाइड की जाती है कि भाई प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लोगों ने चुना है, तो एक्चुअली भाई यही होना चाहिए ना कि उनके हाथ में भी पावर रहनी चाहिए। तो इसलिए प्रेसिडेंट उनसे एडवाइस लेके क्या करते हैं, कुछ काम को कंडक्ट करते हैं या फिर उनको लॉज को इम्प्लीमेंट करना है तो उनसे एडवाइस उनको लेनी होती है, ठीक है। अब अगली चीज़ आती है, यही सबका टेन्योर 5 ईयर्स का फिक्स किया जाता है, ठीक है। कुछ राज्यसभा का एक्सेप्शन छोड़ के बाकी सबका जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स का फिक्स किया जाता है, जिसके बाद लोगों के पास एक मौका होता है कि वो क्या कर सके, बाकी अपने लीडर्स को चुन सके, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारी जुडिशरी है उसके पास ये भी पावर है कि अगर कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो वो उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल उस लॉ को डिक्लेयर करेगी, और फिर चाहे सबने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया हो लेकिन फिर वो लॉ मान्य नहीं होगी, वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दी जाएगी बेसिकली, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा पूरा चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम चलता है कि पावर कंट्रोल रहे, बैलेंस रहे, ठीक है। किसी के एक के हाथ में किसी भी कंडीशन में पावर ना जाने पाए। अगला पॉइंट आता है पब्लिक ओपिनियन। अब भाई ये तो गवर्नमेंट की बात कर ली, अब लोगों की बात करते हैं, ठीक है। तो पब्लिक ओपिनियन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोग ओपिनियन देंगे क्योंकि एक्चुअल में तो वो उस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई लोगों का ओपिनियन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पब्लिक ओपिनियन के अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है। दैट मे बी अ पॉजिटिव ओपिनियन, दैट मे बी अ नेगेटिव ओपिनियन, दैट मे लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली, है ना। तो अब भाई पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक अपना ओपिनियन कैसे देगी, ठीक है, गवर्नमेंट के पास जाके तो देगी नहीं, थ्रू लेटर्स, थ्रू मास मीडिया, दैट इज़ रेडियो, ठीक है, टीवी, मोबाइल, न्यूज़, ठीक है, वेरियस यूट्यूब, लाइक यूट्यूब एंड ये सब मास मीडिया के, है ना, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक ही समय पे न्यूज़पेपर एक ही समय पर बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह से पब्लिक अपना ओपिनियन देती है किसी भी लॉ के रिगार्डिंग, जैसे भी रिसेंट में फार्म लॉज के रिगार्डिंग पब्लिक ही तो है ना जो अपना ओपिनियन दे रही है, ठीक है। किसी का कुछ ओपिनियन है, किसी का कुछ ओपिनियन है, तो कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ताकि वो क्या कर सके, जो लॉ उनको गलत लग रही है, उनके खिलाफ है, उसको सही करवाया जा सके, ठीक है। तो ये लोगों का पब्लिक ओपिनियन होता है और गवर्नमेंट को उसको पॉजिटिवली हैंडल करना होता है। अगर उन कोई चीज़ दिख रही है लोगों के लिए गलत है तो उनको चेंज करना पड़ेगा। मे भी हो सकता है पहले ना ध्यान दिया गया हो पर बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहे हो जो कि बैड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट आता है रेजोल्यूशन कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब भाई क्या होता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, यानी जिसको हम वाद विवाद बोलते हैं, कुछ वाद विवाद हो जाते हैं बेसिकली। तो इसलिए क्या होता है, जब भी भाई अलग अलग हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिटी में जी रहे हैं, यानी कि हमारे क्या बेसिकली हम अलग है ना, रिलीजन से, अलग कास्ट से, अलग रीजन से, अलग मतलब जगहों से, ठीक है, सब अलग अलग बिलोंग करते हैं, लाइफस्टाइल अलग है, रहने सहने का तरीका अलग है, तो एब्सोल्यूट सी बात है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। जब हम घर में रहते हैं तो हमारे जो सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है, ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, तो उनसे भी हमारा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है क्योंकि हमारे थॉट्स कहीं ना कहीं मैच नहीं कर पाते या फिर पेरेंट्स से मैच नहीं कर पाते, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है वहाँ पे, है ना, टीचर से हो जाता है। तो वही कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे इस लेवल पे भी होता है गवर्नमेंट के साथ में, जब भाई इतने अलग अलग लोग होते हैं तो उनके बीच कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर किया जाता है, इसके कॉजेज हमने पढ़े कि बेसिक कॉज यही है कि एक सेक्शन क्या करता है, जब दूसरे सेक्शन को पुश कर देता है, दूर पुश कर देता है और उसको अलग मानता है, ठीक है, कि वो जो सेक्शन है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, वो हमारे जैसा नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना शुरू हो जाते हैं। अब अगला आएगा, कॉन्फ्लिक्ट तो अराइज हो गया लेकिन इसका रेजोल्यूशन कैसे करेंगे, तो रेजोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कॉन्फ्लिक्ट। वही कॉन्फ्लिक्ट तो हो गया, रेजोल्यूशन कैसे करें, तो रेजोल्यूशन की गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई कुछ नेगोशिएशंस करवाती है लोगों के बीच में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कराती है, कुछ रूल्स और लॉज ऐसे बनाती है जिससे जिनको पुश किया जा रहा है, ठीक है, लोअर सेक्शन की तरफ, दूसरे सेक्शन की तरफ, ठीक है, तो उनको क्या कर सकें, वापस से रिवाइव कर सकें, उनको इक्वालिटी दिला सकें ताकि सब लोग इक्वल रहें। तो गवर्नमेंट फर्स्ट फोकस करती है इक्वालिटी पे, देन फोकस करती है सॉल्यूशंस पे कि क्या क्या सॉल्यूशंस किए जा सकते हैं जिससे जो भी लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है, डिसएग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, वो सब चीज़ों को सॉल्व किया जा सके बेसिकली, और एक स्टेबिलिटी और पीस का माहौल बनाया जा सके, कॉन्फ्लिक्ट वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट में ना कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज कंसर्न फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। भाई गवर्नमेंट का सबसे पहला कंसर्न होता है कि इतनी डाइवर्सिटी वाले एक देश को, इतनी डाइवर्सिटी वाली कंट्री को पूरा क्या करे, भाई इक्वल रखे और जस्टिस बनाए रखे, ठीक है। इक्वल रखे आपको पता है इन द सेंस कि भाई सब लोग इक्वल रहें, ठीक है, चाहे कुछ भी हो,
सब लोगों को इक्वालिटी मिले ही मिले, ठीक है। ये गवर्नमेंट का पहला क्या होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे वो क्या करते हैं, गर्ल्स के लिए जैसे गर्ल्स को बहुत अनइक्वल रखा जाता है, ठीक है। जो वीमेन होती है, ठीक है, उनको बहुत अनइक्वल रखा जाता है फीमेल्स को, तो उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करती है, लोगों को एजुकेट करती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ जैसे गवर्नमेंट कई स्टेट्स में तो अगर कोई अपनी भाई बेटी को पढ़ाने भेजता है तो पेरेंट्स को सामने से मतलब एक पैसे देती है, किस लिए, ताकि वो उनको वहाँ पे भेजें। और इसीलिए जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए मिड डे मील स्कीम लाई जाती है और गार्गी पुरस्कार है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट करती है ताकि क्या हो सके, प्रोत्साहन मिले, ठीक है। जिसके कारण क्या हो सके, कोई भी भाई जो पर्सन है जिसको इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ रही है वो इक्वल है। और जस्टिस के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि सब लोगों को इक्वल जस्टिस मिले। इसी के लिए जैसे एपिलेट सिस्टम होता है और अलग अलग सिस्टम होते हैं जिसमें हम अलग अलग कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं, हमारे केसेस वहाँ सुने जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि क्या हो सके, लोगों को इक्वालिटी मिल सके। अब जैसे कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में दलित जिनको हम अनटचेबल बोलते हैं, छूट बोलते हैं, ठीक है, तो भाई उनको हमेशा से इंफीरियर रखा गया, दबा के रखा गया, तो उसको इक्वल लाने के लिए अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। अब अनटचेबिलिटी को बैन करा तो जो भी अनटचेबिलिटी करेगा तो उसको भी पनिशमेंट देंगे। इस तरह से गवर्नमेंट अलग अलग कोशिश करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक केस बताया हुआ है, एक गर्ल है, वो अपनी मदर से बात में कुछ चीज़ें देख रही होती है, बॉक्सेस में उसको एक बॉय की फोटो दिखती है, कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दिखते हैं, तो अपनी मदर से पूछती है कि ये कौन है, ठीक है। तो उसकी मदर बताती है कि ये साउथ अफ्रीका में, ये लोग साउथ अफ्रीका में रहते हैं, तो ये बताती है साउथ अफ्रीका में काफ़ी पहले है ना क्या होता था, एपार्थाइड सिस्टम चलता था। तो एपार्थाइड सिस्टम बच्चों मतलब क्या होता है कि किसी को उसकी रेस के बेसिस पे अलग कर देना। रेस के बेसिस पे यानी भाई आप पैदा हो, ठीक है, आप ब्लैक हो या वाइट हो, आप नहीं चूज़ कर सकते, आप किस कास्ट में अपने बर्थ डे आप नहीं चूज़ कर सकते, तो वो आपकी रेस है, ठीक है। तो उस रेस के बेसिस पे लोगों को अलग कर देना क्या कहलाता था, एपार्थाइड सिस्टम, जो साउथ अफ्रीका में पहले बहुत चलता था, जिसमें हमने नेल्सन मंडेला का भी नाम सुना है, जिन्होंने क्या करा था, इस सिस्टम को फ्री करवाया था लोगों को इससे। तो बेसिकली हुआ क्या था उस समय कि ना, एपार्थाइड सिस्टम के चलते भाई लोगों को जैसे ब्लैक, वाइट, इंडियन और कलर के हिसाब से उनकी कास्ट बांट दी गई थी, ठीक है। उस समय ये होता था कि भाई लॉज ऐसे बनाए गए थे कि कोई भी है ना कलर के बेसिस पे जो भी हमने करा है, तो भाई एक जो कम्युनिटी है दूसरी कम्युनिटी की फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकती, अलग अलग रहोगे और सब चीज़ें डिफ्रेंशिएट होगी। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्या था कि जो वाइट्स हैं उनके पास बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़, चाहे उनके स्कूल हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे पूरी जो भाई जिस जगह पे वो रहते हैं साउथ अफ्रीका में, वहाँ की जो सबसे अच्छी अच्छी जगहें हैं वो उनके पास, ज़्यादा पैसा उनके पास, सब चीज़ें वाइट्स के पास, ठीक है। लेकिन यही जो भाई ये सेक्शन थे दूसरे ब्लैक्स थे, इनको बहुत ज़्यादा हमेशा दबा के रखा जाता था और पैसिव में रखा जाता था, इनके लिए लॉज नहीं बनते थे, इनकी सुनवाई नहीं होती थी, एम्बुलेंसेस की फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, इनके पास काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, इनके पास मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, यानी इनको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। और साथ ही साथ भाई ब्रिटिशर्स एक लैंग्वेज होती थी जिसका अफ्रीकन बोलते थे, इसकी स्पेलिंग अलग है, ठीक है, अफ्रीका से इसकी स्पेलिंग बहुत अलग है, अफ्रीकन लैंग्वेज होती थी। तो वाइट जो थे ना उनको तो वो लैंग्वेज सिखाई जाती थी, लेकिन भाई जो जिस लड़के की यहाँ बात हो रही है जिसको शूट कर दिया गया था, तो बेसिकली क्या उस लड़के ने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ किया कि उनको तो वो लैंग्वेज सिखाई जा रही है और हमें भी ये लैंग्वेज सीखनी है, ठीक है, क्योंकि वो वहाँ की एक पॉपुलर लैंग्वेज थी, तो वो हमें भी वो लैंग्वेज सीखनी है। पर वो उनको भाई जो वाइट्स है वो उनको सीखने नहीं देते थे, इसके खिलाफ गवर्नमेंट उनको मारती थी या रोकती थी और उनको सिर्फ एक ही लैंग्वेज सिखाई जाती थी जिसका नाम है ज़ुलू लैंग्वेज, ठीक है। तो वो इसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया ग्रुप ने, तो प्रोटेस्ट में पुलिस ने उनको बहुत बुरी तरह मारा करा और इसी के साथ साथ पुलिस ने भाई क्या किया, तो जब फायरिंग की, ओपन फायरिंग कर दी, तो ओपन फायरिंग में उसकी डेथ हो गई। तो इस चैप्टर से हमने समझा कि डेमोक्रेसी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और लास्ट जो हमारी स्टोरी है इससे हमें क्लियर होता है कि डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे डेमोक्रेसी होती तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती और आज उस लड़के की डेथ नहीं हुई होती। ये 1976 साउथ अफ्रीका की बात है, ओके। जब 1976 जब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, बेसिकली हम डेमोक्रेसी आ चुकी थी हमारे यहाँ पे, हम 1945 में फ्री हो चुके थे, ठीक है, 1947 में हम लोग फ्री हो चुके थे बेसिकली, ओके। सो दिस इज द एंड ऑफ अ चैप्टर नंबर 4। द चैप्टर नेम इज एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको हमने अच्छे से इसके अलग अलग एलिमेंट्स को समझा, ओके।